अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आज की तहलका खेज़ खबर के साथ हाजिर हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ एक बार फिर अक़लियत में चले गए हैं, एक बार फिर हार गए हैं। ये हम आपको ख़बर बताएंगे अंदर की बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम और बड़ी पेशरफ्त के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ एक दफ़ा फिर कैसे माइनॉरिटी में चले गए और इस सब के मुहर्रकात पर भी बात करेंगे। तो ये मामला है, जी हाँ, जो सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ जिनको कीनिया में कत्ल कर दिया गया था, तो शहीद अरशद शरीफ को कीनिया की कोर्ट से इंसाफ मिल गया, क्योंकि कीनिया की पुलिस ने ये ड्रामा किया था कि अरशद शरीफ मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। किसी अगवा के हम केस को ढूंढ रहे थे, तो उसमें हमने एक मुश्तबा गाड़ी पर फायरिंग कर दी और उसमें अरशद शरीफ थे और वो गोली लगने से शहीद हो गए। लेकिन कीनिया की अदालत ने करार दे दिया कि नहीं, ये कीनिया की पुलिस झूठ बोल रही है, मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस नहीं है, अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। और उन्होंने अरशद शरीफ के वर्सा को माली जुर्माना अदा करने की भी कीनिया की पुलिस को हुक्म दिया। लेकिन पाकिस्तान में, जहाँ से अरशद शरीफ मरहूम इंतहाई जिसे कहते हैं जाबराना हालात में मुल्क छोड़ कर गए, उनके खिलाफ FIRs कट रही थी। वो उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो जनरल कमर बाजवा की थी उसके क्रिटिक थे, और उन्हीं के जवाब में उन पर FIRs काटी जानी थी। नामालूम मुहिब्बे वतन लोग निकल निकल के बिलों से आ रहे थे और FIRs कटवा रहे थे। तो पहले वो दुबई गए, फिर दुबई से उनको छोड़ के कीनिया जाना पड़ा और वहाँ पर उनको कत्ल करवा दिया गया। लेकिन पाकिस्तान में उस केस को कोई हल करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब ने, लेकिन उस सो मोटो पर भी कोई नतीजा नहीं निकला आज तक। अब पिछली दफ़ा भी जब वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, तो आपको मालूम है कि वो 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया था गुज़िश्ता 29 जुलाई को, ये जो भी पिछले माह गुजर के गई है। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर प्यूनल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे 26 अक्टूबर को, जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, तो जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, जिसमें उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल थे, तो वहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक इंकशाफ किया कि ये केस तो 5 रुकनी बेंच का था, 3 रुकनी बेंच के आगे कैसे मुकर्रर हो गया। और हमें भी उस वक्त हैरत हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह तो खुद कमेटी के रुकन है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की है, जो बेंचेस बनाती है, केसेस मुकर्रर करती है, बेंचेस की तश्कील करती है, कौन से जजेस होंगे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने कमेटी में 3 रुकनी बेंच के आगे मुकर्रर कर दिया और ओपन कोर्ट में कह रहे होते 5 बेंच का केस था। तो फिर उन्होंने ये भी असल इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि ये तो कमेटी में आया ही नहीं, ये तो दफ्तर ने डायरेक्ट मुकर्रर कर दिया हमारे सामने। ठीक है, यानी कि वो केस बाहरों बाहर बगैर कमेटी में लाए बेंच के सामने फिक्स करवाया गया, और एक ऐसे वक्त में करवाया गया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वफाकी हुकूमत से 6 अगस्त तक जवाब तलब किया था कि आप आके बताएं आप कमीशन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे अरशद शरीफ साहब की कत्ल के ऊपर जुडिशल कमीशन इंक्वायरी का। तो जब वहाँ से फिर ऐसा लगता है कि खदशात पैदा हुए कि तो अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर जुडिशल कमीशन बनने जा रहा है, जिससे आमिर फारूक कोई ऐसा फैसला दे सकते हैं, कोई ऑर्डर ऐसा दे सकते हैं, तो यहाँ पर एकदम जंबील से वो केस जो जून 2023 में ऑर्डर किया गया था कि जुलाई 2023 में फिक्स किया जाएगा, वो 1 साल के गैप के बाद जुलाई 2024 में अचानक फिक्स हो गया फ्रॉम नोवेयर, और वो भी 5 रुकनी बेंच की बजाय 3 रुकनी बेंच के सामने। ठीक है, तो अब उस केस के ऊपर एक नया ट्विस्ट आया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने लास्ट टाइम ये ऑर्डर कर दिया था कि अब ये केस की फाइल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनने वाली जो 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान शामिल होते हैं, सीनियर प्यूनल जज शामिल होते हैं, और सेकंड नंबर पे जो सीनियरिटी में जज होते हैं वो शामिल होते हैं, और ये 3 जजेस फैसला करते हैं, कम से कम 2 जजेस की अक्सरियत से फैसला होता है
अदर 3 का यूनानिमस में होता है, तो वो फैसला करेगी कि अरशद शरीफ साहब का केस कहाँ पर मुकर्रर होना है 5 रुकनी बेंच के आगे, और वो कब मुकर्रर होना है। और उसके लिए जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस वक्त ऑब्जर्वेशन दी थी, क्योंकि मैं ओपन कोर्ट में उस वक्त मौजूद था, कि ये केस में जो पिछले बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो पहले से इस केस को सुन रहे हैं, उनका होना लाजमी है। तो अब आज जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ और अगले हफ्ते की काज लिस्ट के फैसले हुए, उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल सुना शरीयत एपलेट बेंच में चले गए हैं बिलाखिर 3 हफ्तों का चैम्बर वर्क करने के बाद। ठीक है, तो अब वहाँ पर जब ज़रा ये बताते हैं कि जब अरशद शरीफ साहब के केस की फाइल आई, तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने दोबारा से, इससे अब जाहिर होता है, इसका मतलब है जो पिछली दफ़ा भी जो 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हुआ था, जो ऑफिस ने डायरेक्टली मुकर्रर कर दिया था बगैर कमेटी को लूप में लिए, कमेटी का कंसेंट लिए, कमेटी में अप्रूव करवाए, तो वो भी इसका मतलब है चीफ जस्टिस काजी फैसल ने ही करवाया था, अब ऐसा लगता है। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल के सामने और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी के सामने जब ये केस की फाइल पेश हुई कि इसको भी मुकर्रर करना है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ज़रा बताते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इसका 5 रुकनी बेंच बनना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसल ने 5 रुकनी बेंच बनाने के साथ उनसे डिसएग्री किया और कहा कि आप इसको, अभी समर वेकेशंस चल रही हैं, तो 3 रुकनी बेंच के सामने ही मुकर्रर कर दें, जिससे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने डिसएग्री करके उनकी राय को मुस्तरद कर दिया और 5 रुकनी बेंच का उन्होंने डिसाइड किया। और 5 रुकनी बेंच में भी उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसल की मर्जी के जजेस नहीं डाले। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तो लाजमी होना था, क्योंकि वो पहले से इस केस को सुन रहे थे, तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को उन्होंने सरबराही दी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को भी रखा, जस्टिस हसन नज़र रिजवी को लाए वो इस बेंच में, और असल जो 2 सिग्निफिकेंट जजेस आए वो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। अब आपको समझना होगा कि ये क्यों इतना सिग्निफिकेंट है ये बेंच। एक तो उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि ठीक है अभी समर वेकेशन है ना, इस्लामाबाद में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल नहीं अवेलेबल होंगे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर अवेलेबल नहीं होंगे, जस्टिस हसन नज़र रिजवी अवेलेबल नहीं होंगे, ये समर वेकेशंस पर हैं, तो नो प्रॉब्लम, हम इस केस को फिक्स समर वेकेशंस के बाद कर देंगे, लेकिन बेंच हम अभी तश्कील दे रहे हैं। क्योंकि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में होता यह है कि बेंचेस पूरे 1 माह के अभी से बन जाते हैं। हाँ, केसेस की फिक्सेशन किसके आगे कौन से फिक्स होगी वो बाद में होती है। तो इन्होंने आज 1 अगस्त थी, इस पूरे माह के बेंचेस बनने थे, तो इन्होंने ये 5 रुकनी बेंच बना दिया है। और इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि जस्टिस अतर मिल्ला मौजूद चीफ जस्टिस काजी फैसल की गुड बुक्स में नहीं है। इवन के चीफ जस्टिस काजी फैसल ने तो उनके खिलाफ एक पूरा नोट लिख दिया कि आपने केस 1 माह से ज़्यादा ताखीर से क्यों लिखा। ठीक है, यानी कि जो बातें सीना ब सीना चल रही थी कि जस्टिस अतर मिल्ला और चीफ जस्टिस काजी फैसल में शदीद इख्तलाफात हैं, चीफ जस्टिस काजी फैसल ने वो नोट लिख के उनको कन्फर्म कर दिया। और जस्टिस अतर मिल्ला पे आजकल आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट गुस्से में है, हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों के जो सियासी कारकुन हैं वो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन करते हैं। ठीक है, तो अब चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बताया कि आप लोगों को जस्टिस अतर मिल्ला ने पसंद, तो मैं भी इनके खिलाफ अभी नोट लिख देता हूँ। ये उन्होंने हर माजरत के साथ ये तासुर दिया वो नोट लिख के। ठीक है, तो वो भी उनके गुड बुक्स में नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक चीफ जस्टिस काजी फैसल उनको किसी लार्जर बेंच या बेंच में डालते नहीं है, बहुत मुश्किल उनको ये इस बेंच में उनको शामिल करना पड़ा था जब ये फुल कोर्ट बना था रिजर्व सीटों के मामले पे। और इवन के उनका भी उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जब मैंने पिछले दफ़ा की स्टोरी ब्रेक की थी कि किस तरह से चीफ जस्टिस काजी फैसल जस्टिस मुनीब अख्तर में झड़प हुई थी, तो उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल ने या अनसेंसर्ड ने आपको ब्रेक की थी स्टोरी, हमारा क्रेडिट है। तो जब चीफ जस्टिस काजी फैसल ने उसका इख्तलाफी नोट लिखा था, तो हुआ क्या था कि उस इख्तलाफी नोट में चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जस्टिस आयशा मलिक का लिख दिया था कि वो बैरून मुल्क से आ जाएंगी तब तक तो आप कर लें, यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि वो छुट्टियों पर गई हुई हैं ताकि उनको ट्रोल किया जा सके। ये उन्होंने माजरत के साथ ये तासुर जाता है उनके नोट का। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इस केस में कहना चाहता हूँ कि जो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने फिर 3 रुकनी बेंच बनाने की कोशिश की,
मैं चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब से एक बात आज कहना चाहता हूँ। देखिए, आप बराए मेहरबानी ये जो एक तासुर है आपके बारे में कि जिन जिन से आपका मसला है, जिन जिन ने आपको किसी दौर में आपको तनकीद की या आपके खिलाफ रेफरेंस दायर किया या उस रेफरेंस को सपोर्ट किया, तो आप उनको माफ़ करने को तैयार नहीं हैं। बराए मेहरबानी इससे बाहर आइए। हमें पता है अरशद शरीफ मरहूम जब आपके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था तो वो आपके खिलाफ शोज़ करते थे। आपके खिलाफ FBI की रिपोर्ट को भी उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, उस पर टॉक शोज़ किए, उस पर वीलॉग किए, जिसका यकीनन आपको रंज होगा। हमें भी उस दौर में तो हम तो आपके खिलाफ जो रेफरेंस दायर था उस रेफरेंस के ख़िलाफ़ रिपोर्ट कर रहे थे, उस पर नाकिदाना रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस रेफरेंस को एक्सपोज कर रहे थे, तो हमें भी अफसोस हुआ था कि अरशद शरीफ साहब ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं और मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, वो रेफरेंस ख़त्म हो चुका है, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन चुके हैं। अब अपनी ज़ात से बाहर आइए, अरशद शरीफ को इंसाफ लेने दीजिए, अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाइए बल्कि आप, ताकि कुछ तो आपकी लेगेसी पे भी अच्छा है। तो बात यह है कि अब जस्टिस आयशा मलिक भी इस बेंच में है। जस्टिस आयशा मलिक की अगर आप क्रिमिनल केसेस में जूरिस्प्रूडेंस अभी तक की देखें तो वो हमेशा विक्टिम की साइड पे झुकाव रखती हैं और वो अमूमन जो अक्यूज़ है उसको बहुत कम फेवर देती हैं। फिर इसी तरह जस्टिस अतनुल्लाह ने तो वो भी बहुत ज़्यादा मीडिया की आज़ादी पे बात करते हैं, शख्सी आज़ादियों पे बात करते हैं, और जो रियासती जबर है उसके बारे में पिछले कुछ अर्से से उनकी पोजीशन बहुत ही ओपन और क्लियर है, तो वो भी आ गए हैं इस बेंच के अंदर। फिर इसी तरह अब जस्टिस मोहम्मद अली मदर और जस्टिस हसन रिजवी वो ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा है चीफ जस्टिस काजी फैसल का साथ छोड़ चुके हैं, तो वो भी इस बेंच में है। अब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सरबराही कर रहे होंगे उन्होंने गो के चीफ जस्टिस काजी फैसल का रिजर्व सीटों में साथ दिया, लेकिन अगर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को अगर आप देखें तो गुज़िश्ता दिनों उन्होंने जो ARY का केस था, जो ARY के जो सीनियर ऑफिसर हैं और उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अमाद यूसुफ साहब, उनके खिलाफ जब वो FIR का मामला था, वो एक फ्रिवलेस FIR दर्ज की गई थी, तो उस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने उनके हक में फ़ैसला दिया था और बड़ा लंबा नोट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया की आज़ादी और ये इस तरह के मुकदमात नहीं होने चाहिए और रियासत को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। तो वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की भी जब मीडिया की आज़ादी पर बात आती है तो पोजीशन काफ़ी, जैसे कहते हैं, प्रो मीडिया होती है। तब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी होंगे, जस्टिस अतनुल्लाह भी होंगे, जस्टिस आयशा मलिक भी होंगी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र भी होंगे, जस्टिस हसन नज़र रिजवी भी होंगे। तो बेंच तो मरहूम अरशद शरीफ साहब को काफ़ी आप कह सकते हैं कि बेहतर मिला है। बाज़ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को इस बेंच में आना चाहिए था, उसकी सरबराही करते, तो जस्टिस मंसूर अली शाह तो नहीं आए इस बेंच में। जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में कहा जा रहा है कि वो भी इतने अहम बेंच में खुद क्यों नहीं आए, उन्होंने ये बेंच तो बनवा दिया लेकिन इस बेंच में आ जाते, ये भी बात हो रही है। लेकिन चलिए, इन दोनों जजेज़ ने कम से कम एक 5 रुकनी बेंच तो अरशद शरीफ मरहूम पर बनवा दिया, और उसमें आप कह सकते हैं कि प्रो जर्नलिस्ट जजेस डाले हैं ताकि अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिल सके। और अरशद शरीफ साहब की वालदा का आपको मालूम है वो एफिडेविट रिकॉर्ड पर है, जिसमें उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि किस तरह से अरशद शरीफ को आखिरी दिनों में थ्रेट किया जा रहा था और उसके बाद अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा, किस तरह से उन पर FIRs दर्ज हो रही थी। तो अगर बेंच इस डायरेक्शन में आगे बढ़े और कीनिया के अदालती फ़ैसले को भी इस केस में जवाब बनाया जाए, जस्ट लास्ट टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स भी दिए थे कि कीनिया की अदालत से कोई फ़ैसला आ गया, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल आ गया, कि जब कीनिया की अदालत ने यह करार दे दिया कि अरशद शरीफ मरहूम को कत्ल किया गया है, उनका मिस्टेकन आइडेंटिटी का एक्सीडेंटल मर्डर नहीं है बल्कि उनको जानबूझकर कत्ल किया गया है, तो उसके बाद फिर ये देखना होगा कि वो जानबूझकर अरशद शरीफ को कीनिया में किसने कत्ल करवाया। तो उसका डायरेक्टली लिंक उन लोगों से देखा जा सकता है जो अरशद शरीफ पर आखिरी दिनों में FIRs कटवा रहे थे, जिसकी वजह से अरशद शरीफ को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा।
उनसे बुला के अदालत को चाहिए कि जरा करें, उनसे पूछें कि कौन आपको कह रहा था कि अरशद शरीफ पर मुकदमा दर्ज करें, कौन आपके पीछे था। तो फिर वो लीड वहाँ तक जाएगी जिसकी वजह से अरशद शरीफ की शहादत हुई। और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ये वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए कि सहाफ़ियों को इतनी इम्प्यूनिटी के साथ नहीं कत्ल करवाया जा सकता। सहाफ़ी माशरे का आँख और कान होते हैं। अगर आप सहाफ़ियों को ख़त्म करने लग देंगे, उनमें खौफ पैदा कर देंगे, सेंसरशिप पैदा कर देंगे, तो कोई ताकतवर हुक्मरान को सच नहीं उसके मुंह पे बोलेगा, उसको सवाल नहीं करेगा, और आवाम कभी जुर्रत नहीं करेंगे कि वो ताकतवर हुक्मरान के सामने या ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट के सामने रेजिस्ट कर सकेंगे। उनको पता होगा कि हमारे तो पीछे मीडिया भी नहीं खड़ा होगा कि जो रिपोर्ट कर सके कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए अरशद शरीफ का कत्ल बहुत ही अंदोनाक कत्ल था, बहुत ही खौफनाक वाक़या था मीडिया के लिए, पाकिस्तान में आर्टिकल 19 पे बिलीव रखने वाले शहरियों के लिए, आर्टिकल 19 और 19A पर बिलीव रखने वाले शहरियों के लिए, इसलिए। और सबसे बढ़ के अरशद शरीफ की बुज़ुर्ग वालदा, अरशद शरीफ की अहलिया और उनके 5 बच्चे, उनकी बेटियां, वो हमारी भतीजियाँ हैं, उनके बेटे हमारे भतीजे हैं। दे डिज़र्व जस्टिस। अरशद शरीफ की वालदा ऑलरेडी एक बेटा खो चुकी थी, ये दूसरे बेटे थे उनके, और तमाम की तमाम उनके घर की जिम्मेदारियां और तवज्जो का मरकज़ यही बेटे थे, और उनको इस अंदाज में कत्ल किया जाना नाकाबिले कबूल है। और ये अब केस मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये बोझ है, ये केस, ये हम तमाम सहाफ़ियों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम इस केस को इन डेप्थ फॉलो करें और अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाएं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।